उस रात रामलाल के घर की बत्तियां देर तक बुझी नहीं थीं। आंगन में सन्नाटा था, लेकिन दीवारों के भीतर कोई अनकहा तूफान चल रहा था। ये वही घर था जहां कभी साथ बैठकर हंसा जाता था। आज उसी घर में बंटवारे की बात उठने वाली थी। रामलाल, उनकी पत्नी, 2 बेटे और 2 बहुएं, मंजू और राधा। एक के मन में लालच था, दूसरी की चुप्पी में समझ। और इस घर की नींव के नीचे एक ऐसा रहस्य छुपा था जो सब कुछ बदलने वाला था। यहीं से शुरू होती है ये कहानी। एक घर, एक खजाना और 3 पहेलियां। माँ जी, अब तो सच में सब्र जवाब दे गया है। छोटी पढ़ी लिखी है मान लिया, पर क्या पढ़ाई का मतलब ये होता है कि घर गृहस्थी से ही मुंह मोड़ ले? वो तो दिन भर किताबों में घुसी रहती है। जब से देवर जी ने आगे पढ़ने की इजाजत दी है, तब से तो जैसे घर के काम उसके लिए बने ही नहीं। और मैं ही क्या हर काम के लिए बनी हूँ? चूल्हा चौका मवेशी सब मैं ही देखूं? कब तक माँ जी? बहू, तेरी बात गलत तो नहीं है। हमारे जमाने में तो बहू को पढ़ने की इजाजत तक नहीं होती थी। सुबह से शाम तक बस घर के ही काम होते थे। अब इसे पढ़ने की छूट मिली है तो इसका गलत फायदा भी नहीं उठाना चाहिए। पढ़ाई अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस घर की मर्यादा और काम सबसे पहले आते हैं। यही तो कह रही हूँ माँ जी, रोज रोज की खटपट से अच्छा है कि अलग अलग हो जाएं। अपना अपना घर होगा, कोई किसी पर उंगली नहीं उठाएगा। मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती। देख बहू, घर टूटना कोई अच्छी बात नहीं होती, लेकिन जब एक दूसरे के साथ रहने में सुकून ही ना बचे तो अलग हो जाना ही बेहतर लगता है। बस माँ जी, आपने मेरे दिल की बात कह दी। आज शाम को ही बापूजी से बात कर लेते हैं। राधा ये सब दूर से सुन लेती है, लेकिन कुछ कहे बिना चुपचाप पानी के घड़े रख देती है। रात के सन्नाटे में पूरा परिवार एक साथ जमा है। रामलाल खटिया पर आराम कर रहे हैं। एक ओर बड़ा बेटा अपनी पत्नी मंजू के साथ बैठा है, तो दूसरी ओर छोटा बेटा अपनी पत्नी राधा के साथ। घर में गहरी खामोशी पसरी हुई है। कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन हर चेहरे पर अनकहे सवाल साफ झलक रहे हैं। तभी उस चुप्पी को तोड़ते हुए मंजू बोल उठती है। बापूजी, वो एक बात कहनी थी। बापूजी, ये घर, ये आंगन कभी बहुत अपना लगता था, पर अब यहाँ हर दिन एक अनकही कसक रहती है। किसी को किसी की बात बुरी लग जाती है, तो किसी को किसी का रहन सहन। हम रोज मन मार कर जी रहे हैं बापूजी, न चैन है न सुकून। इसलिए हम अपनी अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहते हैं बापूजी। अरे, ये क्या कह रही है बहू? अभी तो छोटी बहू को आए जुम्मा 4 दिन हुए हैं। इतनी जल्दी ये नौबत कैसे आ गई? आप ज्यादा मत सोचिए जी। रोज रोज की कलह से अच्छा है कि सबको उनका हिस्सा दे दिया जाए। घर शांति से चले, यही जरूरी है। बापूजी, मैं पढ़ाई जरूर करती हूँ, लेकिन घर के काम से कभी जी नहीं चुराया। फिर भी अगर माँ जी और दीदी यही चाहती हैं तो आप बंटवारा कर दीजिए। मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। ठीक है बहू, अगर तुम दोनों यही चाहती हो तो मैं बंटवारे के लिए तैयार हूँ। लेकिन घर के असली खजाने का बंटवारा चाहती हो तो तुम्हें मेरी कुछ रहस्यमयी बातें जाननी होंगी। असली खजाना सुनते ही घर में बैठे सब लोगों की आंखें फैल जाती हैं। हर कोई हैरानी से बाबूजी को देखने लगता है। असली खजाना? ये आप किस बारे में बात कर रहे हैं बाबूजी? सुमित्रा, इस घर में हमारे कमरे की खटिया के नीचे एक खजाने का संदूक छुपा हुआ है, जो मेरे पिताजी छुपा कर गए थे। रामलाल की बात सुनकर सुमित्रा समेत पूरा परिवार सन रह जाता है। लेकिन उस संदूक की चाबी कहाँ है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन पिताजी की एक डायरी मुझे मिली है, जिसमें उन्होंने चाबी तक पहुंचने के राज लिखे हैं। आप क्या कह रहे हैं जी? हमारे ही घर में खजाना है और उसे ढूंढने के राज भी? मंजू की आंखों में लालच साफ झलकने लगता है। उसका पूरा ध्यान अब सिर्फ खजाने पर टिक जाता है। तो फिर जल्दी बताइए बाबूजी, वो राज क्या है? पिताजी की डायरी में लिखा है कि चाबी तक पहुंचने के लिए 3 पहेलियां हल करनी होंगी। जो इन तीनों पहेलियों को हल कर लेगा, खजाने का हकदार वही होगा। इसलिए बंटवारे से पहले उस खजाने का रहस्य सुलझा लो।
जिसे खजाना मिलेगा उसके बाद पूरे घर का बराबरी से बंटवारा कर दिया जाएगा, ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि उसे खजाने के बारे में बताया नहीं गया। रात और भी गहरी हो जाती है। अब ये सिर्फ बंटवारे की बात नहीं रही, ये लालच, बुद्धि और नियति की परीक्षा बनने वाली है। अगली सुबह पहेलियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। बापूजी अपने पिताजी की डायरी से पहली पहेली सबको पढ़कर सुनाते हैं। तो अब मैं पहली पहेली पढ़ता हूं, सब ध्यान से सुन लो। वो क्या है जो चलता है पर आगे नहीं बढ़ता, जिसके पास चेहरा है पर आंखें नहीं? दादाजी की ये पहेली सुनकर पूरे घर वाले सोच में पड़ जाते हैं। सभी उस पहेली को सुनकर हैरान थे। इतने में ही मंजू बोल पड़ी, ये पहेली तो बहुत आसान है। चलता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता, जरूर कुआं होगा। नहीं, कोल्हू का वेल। मंजू बिना देर किए गांव में दौड़ पड़ती है। कभी कुओं के पास झांकती है तो कभी बैलों के पीछे भागती है। गोबर और कीचड़ में हाथ डालती है, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता। सब दूर ढूंढ लिया, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। पता नहीं दादाजी ने कहाँ छुपा दिया खजाना। उधर राधा एक कोने में चुपचाप बैठी है। वो पहेली के हर शब्द को ध्यान से समझने की कोशिश करती है। चलता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता, चेहरा है पर आंखें नहीं। क्या हो सकता है भला जो चलता भी है लेकिन आगे भी नहीं बढ़ता? अरे, मुझे समझ आ गया। बापूजी, इसका जवाब कैलेंडर है। कैलेंडर? हाँ बापूजी, दिन बदलते रहते हैं, तारीख चलती रहती है, लेकिन कैलेंडर अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ता। उसका चेहरा होता है तारीखों वाला, पर आंखें नहीं होती। राधा सीधे दादाजी के पुराने सामान में दादाजी के पुराने पंचांग कैलेंडर को ढूंढती है। उसी कैलेंडर के सबसे पीछे वाले पन्ने पर साफ अक्षरों में दूसरी पहेली लिखी होती है। देखिए बापूजी, इस कैलेंडर के पीछे दूसरी पहेली लिखी हुई है। अरे वाह बहू, तुमने तो पहली पहेली बहुत ही जल्दी और समझदारी से हल कर ली। अब दूसरी पहेली की बारी है। पहेली का पहला दरवाजा खुल चुका है। अब खेल और भी दिलचस्प होने वाला है। पहली पहेली में राधा की समझदारी सबके सामने आ चुकी है। मंजू के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही है। अब सबकी निगाहें दूसरी पहेली पर टिक जाती हैं। रामलाल उस पहेली को पढ़ते हैं। वो क्या है जो बोलता नहीं लेकिन सच हमेशा बता देता है? ये तो और भी आसान है। सच बताता है, जरूर कोई इंसान होगा। नहीं, कोई फाइल? हाँ, फाइल में सब सच लिखा होता है। मंजू घर की अलमारी, बक्से और पुराने कागजों में उलझ जाती है। कभी कमरे में जाती है तो कभी संदूक खंगालती है। कागज बिखर जाते हैं, पर दूसरी पहेली कहीं नहीं मिलती। राधा एक बार फिर चुपचाप सोच में डूबी रहती है। वो शब्दों को नहीं, उनके अर्थ को पकड़ने की कोशिश करती है। जो बोलता नहीं लेकिन सच हमेशा बता देता है। अजीब है, ना आवाज है न शब्द, फिर भी झूठ से कोसों दूर। ऐसा क्या है जो चुप रहकर भी हर बार सच्चाई सामने रख देता है? जो बोलता नहीं लेकिन सच हमेशा बता देता है। बापूजी, इसका जवाब आईना है। आईना? हाँ बापूजी, आईना कुछ कहता नहीं, लेकिन जो सामने होता है उसे बिना बदले सच सच दिखा देता है। राधा सीधे घर के पुराने पूजा कमरे की ओर बढ़ती है, जहां दादी जी का इस्तेमाल किया हुआ पुराना पीतल का आईना टंगा है। आईने के पीछे उसे एक मुड़ा हुआ कागज मिलता है। उस पर तीसरी और आखिरी पहेली लिखी होती है। देखिए बापूजी, हमें तीसरी पहेली भी मिल गई। शाबाश बहू, तुम तो कमाल कर रही हो। एक के बाद एक दो पहेलियां तुमने अपनी सूझबूझ से सुलझा ली। अब बस आखिरी पहेली बाकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उसे भी हल कर ही लोगी। अब अंतिम पहेली का क्षण आ पहुंचा था। दिल थामे, सांसें रोके, सब उसे सुनने के लिए तैयार थे। समय ठहर गया है जहां, चाबी मिलेगी वहां। 12 पर सूरज चमकेगा, पर रात के साए में
ये कैसी बकवास पहेली है? सूरज 12 बजे चमकेगा और वो भी रात में? दादाजी तो हमें पागल बना रहे हैं। मंजू के सब्र का बांध टूट जाता है। वो रात के 12 बजने का इंतजार करती है। घड़ी में जैसे ही 12 बजते हैं वो हाथ में टॉर्च लेकर आंगन में दौड़ पड़ती है। मंजू आंगन में इधर उधर सूरज ढूंढने लगती है। फिर उसकी नजर धूप घड़ी पर पड़ती है। हाँ, यही होगा खजाना, जरूर यही होगा। दिन में सूरज इसी पर पड़ता है। बुद्धि में मुझसे तेज कौन हो सकता है भरा? आज तो सारा खजाना मेरा ही होगा। फिर मैं इस पूरे गांव की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। मेरे तो मजे ही मजे हो जाएंगे। बस अभी मिल जाएगा। समझो मैंने खजाना पा ही लिया। मंजू धूप घड़ी के पास जमीन खोदने लगती है। मिट्टी उड़ती है लेकिन वहां कुछ नहीं निकलता। हे राम, यहाँ भी कुछ नहीं मिला। पता नहीं दादाजी ने सच में खजाना रखा भी था या नहीं, या फिर बस हम सबके साथ कोई मजाक कर रहे थे। उधर राधा दूर खड़ी सब कुछ देख रही है। उसकी नजर अचानक बैठक में रखी पुरानी बंद पड़ी घड़ी पर ठहर जाती है। राधा समझ जाती है कि पहेली का सूरज असली सूरज नहीं है। जहाँ समय ठहर गया है वहाँ चाबी मिलेगी। 12 पर सूरज चमकेगा पर रात के साए में। पहेली थोड़ी कठिन तो लगती है, लेकिन सोच राधा सोच, कुछ तो छिपा है इस पहेली में। जहाँ समय ठहर गया है, इसका मतलब है ये घड़ी तो नहीं जो बरसों से बंद पड़ी है। 12 पर सूरज चमकेगा पर रात के साए में। दीवार से लगी दादाजी की पुरानी घड़ी जिसकी सुइयां रुकी हुई हैं। घड़ी की डायल पर 12 के अंक के ऊपर सुनहरे रंग का एक छोटा सा सूरज बना हुआ है। राधा धीरे से घड़ी की सुइयां घुमाती है। घंटे और मिनट की सुई ठीक 12 पर आकर सूरज के निशान पर मिल जाती हैं। अचानक घड़ी के अंदर से टक की आवाज आती है। घड़ी के नीचे एक छोटा सा गुप्त दराज बाहर निकल आता है। दराज के अंदर एक पुरानी चमकती हुई सुनहरी चाबी और एक मुड़ा हुआ पत्र रखा है। माँ, बापूजी, जल्दी आइए। देखिए, मुझे तीसरी पहेली का रहस्य भी मिल चुका है और चाबी भी मिल चुकी है। राधा बेटा, तुमने इतनी मुश्किल पहेली भी सुलझा ली। मुझे तो लग रहा था कि बस यहीं पर काम खत्म होने वाला है। घड़ी के भीतर से निकली वो चाबी अब सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं थी। वो उस फैसले की चाबी बन चुकी थी जो इस घर की तकदीर बदलने वाला था। राधा चाबी को धीरे से रामलाल की हथेली पर रख देती है। बाबूजी, पत्र आप ही पढ़िए। आपके हाथों से पढ़ा गया सच सबके लिए स्वीकार करना आसान होगा। रामलाल दिल थामकर शब्दों को आंखों में उतरते हुए पढ़ने लगे। अगर तुम ये पत्र पढ़ पा रहे हो तो समझ लो कि तुम खजाने तक पहुंच चुके हो। लेकिन ये खजाना सोना, चांदी या हीरे जवाहरात नहीं है। इस संदूक में मेरी 100 एकड़ जमीन के असली कागजात हैं, जो मुझे हमारे जमाने के राजा ने सम्मान स्वरूप भेंट में दी थी। ये वही जमीन है जो गांव के कोने वाले हिस्से में मीलों तक फैली हुई है। आज तक उसका कोई मालिक इसलिए नहीं था क्योंकि राजा का फरमान था, जिसके पास असली कागजात होंगे वही उसका मालिक कहलाएगा। अरे सुमित्रा, ये तो वही जमीन है जिसे लोग आज तक राजा की जमीन कहकर जानते हैं। आगे और भी कुछ लिखा है, मैं पढ़ता हूं। मैं चाहता था कि मेरी ये जमीन उसी को मिले जिसमें ज्ञान की गंगा बहती हो, जो लालच से नहीं समझ से फैसला करे। अगर तुमने ये खजाना ढूंढ लिया है तो समझ लो इसके असली हकदार तुम ही हो। इन कागजात पर महाराज की असली मुहर लगी है। इसका मतलब है कि आज से ये 100 एकड़ जमीन राधा के नाम है। बेटा, तुम्हें दिल से बहुत बहुत मुबारक हो। ये सुनते ही घर के हर कोने में हलचल मच जाती है। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। राधा चुपचाप खड़ी है। उसके चेहरे पर न जीत का घमंड है न हार का डर। मंजू का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसकी आंखों के सामने उसकी सारी चालें घूम जाती हैं। नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं हो सकता। 100 एकड़ जमीन सिर्फ राधा को? तो फिर हमारा क्या होगा?
क्या हम इस घर में बिल्कुल खाली हाथ रह जाएंगे? तुम ही तो बंटवारा चाहती थी बहू। घर का आधा हिस्सा तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन जो समझ से पाया गया है वो समझ से ही संभाला जाएगा। अगर तुमने लालच छोड़ा होता तो शायद ये जमीन तुम्हारे भी कदमों में होती। मंजू की आंखें भर आती हैं। उसे पहली बार समझ आता है कि उसने क्या खोया है। बाबूजी, मैंने ये खजाना अपने लिए नहीं ढूंढा। मुझे जमीन, जायदाद या पैसों की कोई लालसा नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना आप सबका साथ है, आपका विश्वास है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं चाहती हूँ कि उस ज़मीन का आधा हिस्सा भैया और भाभी के नाम कर दिया जाए और बाकी आधी ज़मीन आपके नाम ही रहे। आप सब मेरे साथ हैं तो ये ज़मीन भी मेरी है, और अगर आप नहीं तो ये ज़मीन मेरे लिए किसी मायने की नहीं। राधा की ये बात सुनते ही मंजू की आंखों में जमी कठोरता पिघल जाती है। आंसू एक एक कर उसके गालों पर लुढ़कने लगते हैं। उसे अपनी हर गलती साफ दिखाई देने लगती है। लालच, शक और झूठ, सब कुछ। वो फूट फूट कर रो पड़ती है और कांपती आवाज में राधा से माफी मांगने लगती है। राधा, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था कि तुम पढ़ी लिखी हो तो इस घर पर ज्यादा हक जताओगी। इसी डर में मैंने माँ जी से झूठ बोला कि तुम घर के काम नहीं करती और घर का बंटवारा चाहा। तुम पढ़ाई करती हो लेकिन कभी तुमने काम से जी नहीं चुराया। आज मुझे समझ आ गया है कि गलती मेरी ही थी। अब मैं बस यही चाहती हूँ कि हम सब फिर से पहले की तरह प्यार और साथ के साथ रहें। मंजू की आंखों से बहते आंसुओं ने न सिर्फ उसका चेहरा भिगोया, बल्कि उसके दिल में जमी लालच और शंका की परतों को भी धो दिया। आज उसने पूरे मन से राधा को स्वीकार कर लिया था। इस सच्चे प्रेम के सामने उसका सारा लालच हार चुका था। आज मेरे पिताजी की आत्मा को सच्चा सुकून मिला होगा, क्योंकि उनकी विरासत सही हाथों में पहुंची है। इस घर में खजाना मिला, लेकिन वो संदूक से नहीं निकला। वो निकला समझ से, धैर्य से और प्रेम से। जहां लालच ने रिश्तों को तोड़ना चाहा, वहीं ज्ञान और सच्चाई ने उन्हें जोड़ दिया। आखिरकार ये साबित हुआ कि सबसे बड़ी दौलत ज़मीन या सोना नहीं, बल्कि वो सोच है जो परिवार को परिवार बनाए रखती है।